हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 10 आईसीएसई 2026 के लेसन्स को रिवाइज करेंगे। देखिए, बेसिकली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेसन्स ऐसे होते हैं आईसीएसई में कि थोड़ा ये आप कह सकते हैं कि बहुत डीप में जाकर के आईसीएसई का पोर्शन कवर होता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अपने वीडियो के थ्रू इस तरीके का प्रॉपर एक माइंड मैप प्रोवाइड करूँ, जिससे आपको ये लेसन को समझने, साथ ही साथ ना सिर्फ समझने बल्कि लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर करने और एग्जामिनेशन में किस तरीके से इस लेसन को रिवाइज करना है, उन सारी चीज़ों को मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी। हम अपने टाइम में किस तरीके से करते थे या क्या प्रोसीजर एक्चुअल में हमको ऑप्ट करना चाहिए जिससे कि हमको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, वो सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगी। और स्पेशल मेरा फोकस होगा आईसीएसई क्लास 10 का 2026 का सिलेबस। तो चलिए, बिना लेट के हुए सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं फर्स्ट लेसन हमारा क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। देखिए, फर्स्ट लेसन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम इस पूरे लेसन में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, सेल की क्या साइकिल होती है और सेल का किस तरीके से डिवीजन होता है, इसी पोर्शन को कवर करेंगे। जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सेल डिवीजन का। देखिए, सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो लाइफ को आगे बढ़ाता है, जनरेशन टू जनरेशंस। बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम लोग अभी हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे, उनके बाद उनके बच्चे होंगे, तो इस तरीके से सेल डिवीजन के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक प्रोसेस बढ़ती है और चीज़ें आगे ट्रांसफर होती हैं। ये एमोबिया और सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं और ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। अमीबा सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसका सेल डिवीजन काफ़ी सिंपल है। अमीबा में भी होते हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग में भी होते हैं। देन सेल डिवीजन के टाइम सबसे जो नोटिसेबल चीज़ होती है वो होती है क्रोमोसोम्स की। जब कोई सेल डिवीजन करता है, उसके डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स बराबर हिस्सों में बांटे जाते हैं, डॉटर सेल में, स्पेशली मिटोसिस के दौरान। इस प्रोसेस से बॉडी की सभी सेल्स में सेम टाइप और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर फंक्शनिंग पॉसिबल होती है। समझ में आ रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म कब प्रॉपर फंक्शन करेगा? जब बॉडी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रॉपरली अच्छे से बटे होते हैं। अब देखिए, सेल साइकिल और सेल डिवीजन पर जाने के पहले सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा इजी और हिंदी लैंग्वेज में समझते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए, जब कोई नॉर्मल सेल्स जो होते हैं अनस्टेन्ड होके और उससे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो न्यूक्लियस में कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन जब उसे डाई से या स्टेन किया जाता है तो न्यूक्लियस में कुछ एक स्ट्रक्चर टाइप का दिखता है। समझ रहे हैं? न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? डीएनएज होते हैं जो किस में ऑर्गेनाइज होते हैं? क्रोमोसोम्स में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होते हैं। क्लियर? अब हर एक क्रोमोसोम में एक लंबी डीएनए मॉलिक्यूल होती है जो प्रोटीन्स के साथ जुड़ी होती है। इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं क्रोमोटिन। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमोटिन। जो लंबी कह सकते हैं कि एक लॉन्ग डीएनए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। जब सेल डिवीजन नहीं कर रहा होता है तो क्रोमैटिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगते हैं तो क्रोमैटिन फाइबर्स और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट होके किसका फॉर्म ले लेते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का एक्स के स्ट्रक्चर का दिखता है। क्रोमोसोम्स आर हाईली कोलाइड रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन फाइबर से के कंडेंसेशन से बनते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? क्रोमैटिन फाइबर के कंडेंसेशन से बनते हैं। अब डिस्कवरी कैसे हुई थी क्रोमोसोम्स की? देखिए, क्रोमोसोम्स तो हमको समझ में आ गया क्या क्या होता है। क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली, देखिए हमने नोट्स में भी यहाँ पे तैयार किया हुआ है, क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। इस तरीके का हमारा सेल होता है, बीच में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं। वो कुछ ऐसे थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं और जिस समय सेल डिवीजन होता है वो स्ट्रक्चर होते होते और कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ऐसा एक्स टाइप का फॉर्म हो जाते हैं जो कि दिखने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी देखते हैं। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी 1882 में एक जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग ने की। उन्होंने सैलामेंडर, एक एम्फीबियन था, के डिवाइडिंग सेल्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि न्यूक्लियस में कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि लेंथ वाइज डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि लेंथ वाइज ऐसे ऐसे डिवाइड होते जा रहे थे।
ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डिवाइस हो रहे थे। उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया था मिटोसिस। मिटोसिस का मतलब सिंपली होता है थ्रेड, धागा। आगे इस तरीके से बहुत सारे रिसर्च वगैरह हुए और रिसर्च होने के बाद इस पर्टिकुलर मिटोसिस को एक्चुअल में बहुत अच्छी एक बेस भी मिली। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होते हैं? क्रोमैटिन वो मटेरियल होते हैं जो क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। क्रोमैटिन किसको बोलते हैं? देखिए, हर एक चीज़ को बनाने के कुछ मटेरियल्स होते हैं ना, तो क्रोमैटिन वही मटेरियल होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, जो कि हमारे आपके अंदर हैं। अब क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, जो कि कितना होता है? अराउंड 40%। वहीं प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन को ही हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं, ये अबाउट 60% होता है। अब देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए का। अभी हम फर्स्ट बात कर रहे हैं इसकी, डीएनए की। अब देखिए डीएनए की स्ट्रक्चर को पहली बार वाटसन, अभी इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले इसको किसने बताया था? डीएनए को सबसे पहली बार वाटसन और क्रिक ने 1953 में एक्सप्लेन किया था। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, स्टैंड होता है जो एक दूसरे के चारों ओर स्पाइरल में घूमता है। हर डीएनए मॉलिक्यूल, ये देखिए आपको डीएनए का नीचे आपके इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हर एक डीएनए जो होते हैं, जितने भी डीएनए होते हैं, हर डीएनए, एवरी डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो स्टैंडर्ड होते हैं और जो दूसरे के चारों ओर स्पाइरल में घूमते हैं। हर डीएनए मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है और इसे कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? जो डीएनए, अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज एंड हैन इट इज डिस्क्राइब्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल। बहुत बड़ा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। ये जो मैं नंबर्स डाल रही हूँ ना, इट मीन्स कि आपको थोड़ा इसको याद करना है, लर्न करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये रिपीटिंग यूनिट से बनता है, जिन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियोइड्स। तो ये क्या होते हैं? देखिए, ईच सिंगल डीएनए स्टैंड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग बन रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड्स बोल रहे हैं। क्लियर है? देन उसके बाद आगे देखते हैं हम, ईच न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। हर एक न्यूक्लियोइड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है नाइट्रोजेनियस बेस। नाइट्रोजेनियस बेस का मतलब है ATGE, देन पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट शुगर। एक न्यूक्लियोइड जो होता है, न्यूक्लियोइड में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजेनियस बेस, देन पेंटोज शुगर एंड देन नेक्स्ट होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये होते क्या हैं? देखिए, नाइट्रोजेनियस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजेनियस बेस 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। किसमें किसमें? प्यूरिन, जिसको हम एडेनाइन और ग्यूनाइन बोलते हैं, एंड पेरिमेडाइन, इसको हम थाइमिन एंड काइटोसाइन बोलते हैं। बेस पेयर रूल क्या होता है? देखिए, ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है एंड जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है। ये आपको दिया है बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज़ का? न्यूक्लियोइड का। न्यूक्लियोइड का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ए का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है? टी का, और जी का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है? सी का। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरिकल होता है। यूरिकल को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसको भी आपको मार्क करके और रखना है, जिससे आपको याद रहे कि इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। हिस्टोन प्रोटीन, अभी हमने क्या क्या देखा कि हमारे क्रोमैटिन में क्या क्या होते हैं? डीएनए होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन। तो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देख लिया। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके का हमारा डीएनए स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टी और ए, सी और जी आपस में मिलते हैं और ये ऐसे स्पाइरल की तरह एक दूसरे में इस तरह से बाइंडिंग करके रहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डीएनए। अब हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स हम किसे बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के साथ मिलकर उसे कॉइल और पैक करते हैं। मतलब ये उस छोटे छोटे यूनिट्स में, जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोसम, छोटे छोटे यूनिट्स में कॉइल और पैक करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसम। क्लियर है? देन हर न्यूक्लियोसम में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर वाउंड होता है। इसे फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर में इमेज किया जा सकता है। एक ह्यूमन क्रोमोसोम में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोसम हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ये एक सिंगल ह्यूमन में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोसम हो सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इस लेसन में। आप देखिए, अब
अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए में देखिए हमको क्या दे रहा है, न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए के। कंपोनेंट ऑफ क्रोमैटिन में डीएनए एंड हिस्टोन्स होते हैं, मतलब क्रोमैटिन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, पेंटोज शुगर, देन फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजेनियस बेस। नाइट्रोजेनियस बेस में क्या होते हैं, प्यूरिन, एडेनाइन एंड गियोनाइन, देन थाइमिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। अब देखिए बेसिकली आपको मैंने बताया था कि टी और ए आपस में कंबाइंड होते हैं, जी और सी आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। देन नाइट्रोजेनियस बेस इन डीएनए में क्या क्या होते हैं, एंडेनाइन, गियोनाइन, ये यहाँ सारे लिखे हुए हैं, थाइमिन एंड साइटोसाइन। देन नाइट्रोजेनियस बेस इन आरएनए में क्या होता है, एंडेनाइन, गियोनाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट। बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में देखते हैं तो डीएनए, आरएनए है। देन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसम, ये क्या होते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। डिस्कवरी किसने की थी, क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी। शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल किसने दिया था, रसेल एंड फ्रैंकलिन। देन डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्लियर है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हमने ये डिस्कवरी सेक्शन भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये देखिए कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट बेटा ये होता बहुत इजी है। देखिए ईच क्रोमोसोम का कंडेंस फॉर्म डिवाइड होते समय नजर आता है। मतलब अगर हम क्रोमोसोम का कंडेंस फॉर्म देखें तो हम तभी देख सकते हैं जब उसका प्रॉपर डिवीजन प्रोसेस चल रहा होता है। इसमें दो आइडेंटिकल आर्म होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमेटाइड, जो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमेयर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक शॉर्ट आर्म जिसको हम पी आर्म बोलते हैं और एक लॉन्ग आर्म जिसको हम क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमोर से जुड़ते हैं और क्रोमोमेटेड को अपोजिट पोल्स की ओर खींचते हैं। ये कब होता है, जिस समय सेल डिवीजन हो रहा होता है। देखिए अब बात आती है कि हमने सेल डिवीज़न तो थोड़ा बहुत समझ लिया, अब सेल डिवीज़न जब हो जाता है उसके बाद क्या होता है। देखिए जब सेल डिवीज़न पूरा हो जाता है तो क्रोमैटिड अब क्या करते हैं, क्रोमैटिड को ही हम क्या कहते हैं, जो अब क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, अपने आप को खोल लेते हैं और लंबे पतले थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर बना लेते हैं। जब सेल डिवीज़न होता है उसके बाद क्रोमैटिड क्या कहलाते हैं, वो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। वो अपने आप को खोल के एक लंबे से इस तरीके से पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई देंगे। अब टोटली डिपेंड करेगा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की अवेलेबिलिटी में। क्लियर है। अब एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम का आधा हिस्सा क्रोमैटिड कहलाता है। तो एक जैसे क्रोमैटिड जो आपस में सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है। ये क्रोमैटिड एनाफेज के टाइम एक दूसरे से अलग होते हैं। अभी हम एनाफेज क्या होता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे ना सारे फेजेस, तो आपको एनाफेज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, वन वर्टिकल हाफ ऑफ अ डुप्लीकेट क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड हम किसको बोलते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोलते हैं, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। देखिए अब फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रोमेयर के, ठीक है। सेंट्रोमेयर क्या कहते हैं, यह एक क्रोमोसोम को स्पाइंडल फाइबर से जोड़ता है जिससे वे सेल डिवीजन के समय खींच सकें। किससे जोड़ता है, क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर से अटैच करते हैं। क्लियर है। देन और क्या करते हैं, एज एनाफेज स्टेज इन सिस्टर क्रोमोसोम अलग करने में हेल्प भी करता है। मतलब अगर हम बात करें डिटैच करने में और अटैच दोनों में ही सेंट्रोमेयर का इंपॉर्टेंस होता है। अब बात आती है कि जीन्स क्या होती है। जीन्स वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं ना कि ये जीन्स वो ये उसका जीन्स है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भी कि जीन्स होते क्या हैं। जीन्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद न्यूक्लियोइड सीक्वेंस होते हैं जो किसी खास प्रोटीन को एनकोड करते हैं। समझे, जो हमारे क्रोमोसोम्स फाइनली डिवीजन के बाद बने ना, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, एक डिफरेंट तरीके के प्रोटीन से बने होते हैं। जीन्स वो यूनिट है जो
हेरिडिटी को कैरी करती है, मतलब आप जीन्स जो है वो अपने माता पिता से ही लेते हैं, हमेशा जीन्स पेरेंट्स टू पेरेंट्स ट्रांसफर होती है। जीन्स शरीर की किसी विशेष विशेषता को इफेक्ट करते हैं, शो करते हैं। अब हम अगर एक्स्ट्रा नोट्स में देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है डीएनए के अधिकतर हिस्से, मतलब आप कह सकते हैं कि अराउंड 98-99% जो है वो नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन उनमें व्यक्ति विशेष के अनुसार काफ़ी भिन्नता या कह सकते हैं वेरिएशंस होते हैं। इन्हीं वेरिएशंस का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। कई बार हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना, वो फिंगरप्रिंट से हमारी पहचान होती है, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है। क्राइम सीन पर बायोलॉजिकल एविडेंस के रूप में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देन पर्टेनिटी एंड मैटरनिटी साबित करने के लिए, जैसे कि खून, बाल, कपड़े, सीमेन, इन सब चीज़ों के लिए इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हम लोग लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए चेक करते हैं। देखिए हमारा क्रोमोसोम फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड, क्या आंसर होगा इसका, डीएनए एंड प्रोटीन। Then the two sister chromatid of a chromosome are attached to each other at the centromere। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के फंक्शंस भी पढ़े, तो इसी से अटैच होते हैं। Then next है the structure of DNA was first discovered by Watson and Crick। हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था हमने कि इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम आ जाते हैं नीड फॉर न्यू सेल्स। ठीक है, नए सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि जो पुराने सेल्स होते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं या क्यों हमको नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको हमेशा ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, देन रिपेयर के लिए और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए नए सेल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एंड एनिमल अपना जीवन एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं। सिंगल सेल मतलब जाइगोट। जब बेबी हम लोग के स्टमक में भी होता है ह्यूमन बीइंग के, तो उसमें भी वो क्या जाइगोट के फॉर्म में होता है। यह जाइगोट बार बार डिवाइड होकर नई सेल बनाते हैं, जो एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ठीक, फिर टिश्यूज क्या करते हैं, ऑर्गन्स क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे इसको देख रहे होंगे, तो ये 1x2, फिर 2x2, फिर 4x2, इस तरीके से चलता रहता है। मतलब जितने भी होते हैं ना, सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। अब फॉर रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेसमेंट के लिए क्यों जरूरी है, हमारे शरीर में कुछ सेल्स रोज मरते हैं। हर दिन लगभग 2 मिलियन रेड ब्लड सेल टूट जाते हैं। उसकी जगह हमेशा क्या होता है, नई सेल्स आती हैं, जैसे कि बोन मैरो में बनती है। अब प्लांट्स में भी कुछ पुराने पत्ते गिरते हैं और नए आते हैं, तो ये हमेशा रिपेयर होता रहता है। तो इस रिपेयर के लिए भी क्या जरूरत है, हमको न्यू सेल्स की जरूरत है। अगर न्यू सेल्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब रिपेयर की जरूरत क्यों क्यों पड़ती है, कभी कभी किसी चोट या इंजरी या फ्रैक्चर की वजह से सेल क्या होते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी सेल डिवीजन होकर उस टूटे हुए हिस्से को क्या करते हैं, वापस से रिपेयर करते हैं, वापस से जोड़ते हैं। अब आपको यहाँ याद रखने वाली क्या चीज़ है, याद रखने वाली ये चीज़ है कि जब ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर के लिए सेल डिवीजन होता है, तब डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है। डॉटर सेल में क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या हमेशा सेम होती है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मिटोसिस कहा जाता है। यह शरीर की लगभग सभी सेल में होता है, सिवाय उन सेल के जो एग्स और स्पर्म बनाते हैं। जो एग्स और स्पर्म बनाते हैं, सिर्फ उनको छोड़ के लगभग सारे सेल में मिटोसिस प्रोसेस होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट है फॉर रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी डिवाइडिंग सेल्स के थ्रू ही होता है। डेफिनेटली रिप्रोडक्शन होगा, किसी नई चीज़ का बॉर्न होगा तो क्या होगा, डिवाइडिंग सेल्स ही आएंगे। अब अगर डिवाइडिंग सेल्स आएंगे उस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम अमीबा का केस देख लेते हैं। अमीबा या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म सिंपल तरीके से डिवाइड होकर 2 सिमिलर सेल्स बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, मिटोसिस, जो हमारे बॉडी में भी होता है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर स्पर्म और कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव नहीं आ रहे हैं वहाँ पे नहीं होते हैं, बाकी सब जगह हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे भी सेल्स मिटोसिस करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक स्पेशल टाइप का डिवीजन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेयोसिस कहते हैं। क्लियर हो रहा है। तो मिटोसिस और मेयोसिस 2 तरीके का सेल डिवीजन होता है। अब 2 तरीके का होता है सेल डिवीजन। तो मिटोसिस कहाँ पे होता है, मिटोसिस वहाँ पे होता है जहाँ पे नॉर्मली
सिंपल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं इस तरीके से कि दो सिमिलर सेल्स बन जाएं, और उससे क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिटोसिस। लेकिन जो हाई लेवल, जैसे मैन एंड वुमेन की अगर हम बात करते हैं, तो मैन एंड वुमेन के रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब स्पर्म्स एंड एग्स मियोसिस के थ्रू बनते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स का सिर्फ आधा सेट होता है, मतलब हाफ सेट होता है, यानी कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 नंबर्स में होते हैं। जब स्पर्म एन और एग एन आपस में मिलते हैं तो बनता है फर्टिलाइज्ड एग। तो क्या बनता है, एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है। मतलब एक स्पर्म एन और एक एग मिलते हैं आपस में तो क्या बनते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको थोड़ा ये टेबल को समझ लेते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए बॉडी सेल कितने होंगे, मैन के पास भी 46 होंगे, 23 पेयर्स। वहीं फीमेल के पास भी कितने होंगे, 46, 23 पेयर्स। और वहीं पे अगर हम देखें सेक्स सेल्स कितने होंगे, स्पर्म एंड एग मिला के, तो इनके पास 23 सिंगल, इनके पास भी 23 सिंगल। जब फर्टिलाइज्ड एग बनेंगे तो क्या होंगे, 23 + 23 फॉर्म स्पर्म फ्रॉम एग। एग किसके पास था, वुमेन के पास था। स्पर्म किसके पास था, मैन के पास था। न्यू बेबी के पास आगे 46, 23 पेयर, इसके 23 और इसके 23 दोनों को मिला के, तो ये हमारे बन गया 2n। क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल क्या होता है, डिवाइड ग्रो रीडिवाइड ग्रो, ऐसा कंटिन्यूअसली ना साइकिल चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल के डिवाइड होने से पहले कुछ जरूरी काम करते हैं। सेल को ग्रो करना होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को डुप्लीकेट करना होता है, और फाइनली सेल को डिवाइड करना होता है। इन सारे स्टेप को मिलाकर कहते हैं सेल साइकिल। मतलब समझ में आ रहा है, सेल साइकिल हम किसको कहते हैं। Cell must grow, synthesize material like protein, RNA, etc. and duplicate its DNA before physically splitting into 2 daughter cell। तो ये सारी चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्लियर है। अब देखिए सेल साइकिल में 2 मेजर फेसेस होते हैं। कौन से होते हैं, एक इंटरफेस होता है और एक एम फेस होता है। क्लियर है। सेल साइकिल में 2 मेजर फेस होते हैं। किस क्या क्या बोलते हैं उसको हम, एक को बोलते हैं हम इंटरफेस और दूसरे को हम बोलते हैं एम फेस। अभी इंटरफेस क्या होता है, जब सेल डिवाइड नहीं करता, सिर्फ प्रिपरेशन करता है। अ नॉन डिवाइडिंग फेस इज कॉल्ड इंटरफेस। जब व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ओनली डूइंग प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। द डिवाइडिंग फेस में क्या होता है, जब एक्चुअल में डिवीजन होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एम फेस, या सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, मिटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है। देन आगे देखते हैं हम क्या होता है। देखिए अब सेल साइकिल पहले क्या होते हैं, पहले होता है डीएनए का डुप्लीकेट, फिर सेल होता है डिवाइड, देन 2 नई डॉटर सेल बनती हैं। अब इंटरफेस किस तरीके से बनता है, सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेट होगा, देन सेल का डिवीजन होगा, देन 2 न्यू डॉटर सेल बन जाएंगी, किसमें, सेल के साइकिल में। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं हमारा इंटरसेल क्या होता है, सॉरी इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस का मतलब क्या था, अभी हमने ऊपर देखा कि सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, ओनली प्रिपरेशन हो रही है। जब एक मदर सेल डिवाइड होते हैं तो 2 छोटी डॉटर सेल बनती हैं। उनका न्यूक्लियस तो पूरा डेवलप होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म थोड़ा कम होता है। इंटरफेस में डॉटर सेल फिर से ग्रो करती हैं और अगले डिवीजन के लिए तैयार हो जाती हैं। समझ गए। इंटरफेस बेसिकली क्या होते हैं, 3 मेन टाइप्स में होते हैं। इंटरफेस इटसेल्फ हैज 3 फेसेस, फर्स्ट फेस, देन सिंथेसाइज फेस, एंड देन सेकेंड ग्रोथ फेस। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ग्रोथ फेस हमारा क्या होता है। फर्स्ट ग्रोथ फेस, इसको हम जीवन बोलते हैं। नॉर्मली ये जीवन से ही हर जगह दिया होता है, तो आप जीवन जहाँ पे दिया होगा समझ लीजिएगा फर्स्ट ग्रोथ फेस। इसमें क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन बनते हैं, देन क्राइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ती है, जिससे क्या हो जाता है, क्राइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होते हैं। ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी ह्यूमन एंड एनिमल की, और अगर प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिवाइड होते हैं। लेटर जीवन में क्या होता है, सेल डिसाइड करता है कि अगले स्टेज में जाएं या रेस्ट फेज मतलब आर फेज में चले जाएं। इनके पास 2 ऑप्शन होता है, एक होता है नेक्स्ट स्टेज में जाएं, सिंथेसाइज स्टेज जिसको बोलते हैं, या फिर रेस्ट फेज में चले जाएं, आर में चले जाएं। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा सिंथेसाइज फेज। कुछ तो चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए का सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटाइड बनते हैं जो अभी भी जुड़े रहते हैं। यानी डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम्स अलग नहीं होते। डीएनए की क्वांटिटी क्या हो रही है, देखिए डबल हो रही है, लेकिन क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं। क्रोमोसोम्स अभी अलग नहीं हुए हैं।
देन सेकेंड ग्रोथ फेज में हम देखते हैं, सेकेंड ग्रोथ फेज या G2 बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब ज़्यादा आरएनए और प्रोटीन बनने लगते हैं, क्या होते हैं, मोर आरएनए और प्रोटीन जब बनने लगते हैं, तब क्या होते हैं, सेल अब पूरी तरीके से तैयार होते हैं एम फेज यानी मिटोसिस के लिए। अब सेल यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से रेडी है, किसके लिए, एम फेज या मिटोसिस के लिए। आप यहाँ पे डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। G1 था, G1 से क्या हुआ, S में आया, मतलब सिंथेसाइज फेज में गया, सिंथेसाइज से G2 में गया, G2 को हम क्या बोलते हैं, मिटोसिस, फिर से इंटरफेस में वापस भी जाने के चांसेस होते हैं। हर बार सेल डिवाइड होने के बाद वापस उसी साइकिल में एंट्री लेते हैं। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, उसमें क्या होता है, देखिए जब कोई भी सेल क्या होते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो डीएनए जो कि क्रोमोसोम का हिस्सा होता है, डुप्लीकेट होता है, ताकि दोनों नई सेल को बराबर मात्रा में जेनेटिक मटेरियल मिल सके। मतलब ऐसे दो नई सेल है ना, तो दोनों को जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, बराबर इक्वल अमाउंट में मिलना चाहिए। अब इस केस में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए का डबल हेलिक्स एक एंड में से खुला होता है। इस तरीके से होता है ना, हमने हमेशा देखा, तो एक एंड में क्या होता है, डबल होता है, तो एक एंड में हमेशा वो खुला होता है। उससे क्या है, जिससे दो स्ट्रैंड में से एक नई स्ट्रैंड बनने लगती है। हर नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक पुरानी स्ट्रैंड और एक नई स्ट्रैंड होती है। हर नई में क्या होता है, एक ओल्ड वाली होती है और एक न्यू होती है। फिर इस तरीके से नए बनेंगे तो एक ओल्ड होगी और एक न्यू होगी। इस तरीके से ये बनते जाते हैं। अब देखिए क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेलिक्स कितने होते हैं, वो डबल होते हैं। देन दो स्ट्रैंड खुले होते हैं और नई स्ट्रैंड बनती है। स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, दो होते हैं और नई स्ट्रैंड बन जाती है। देन हर नई स्ट्रैंड में डीएनए में एक पुरानी और एक नई स्ट्रैंड्स होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारा ये, हम यहाँ पे पिक्चर में भी इसको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैन द सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली। क्या सेल साइकिल एंडलेसली हमेशा से चलता रहता है, नो। कुछ जगहों पर यह परमानेंट रूप से रुक जाता है और कुछ जगह पर टेम्पररली रुक जाता है, जब तक की जरूरत ना हो। इसके लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए लेंस, ब्रेन एंड अदर नर्व सेल्स की लाइफ पूरी लाइफ होती है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होते हैं। वहीं स्किन सेल्स हर 2 हफ्ते में रिप्लेस होते हैं। वहीं अगर हम देखें रेड ब्लड सेल की, तो अराउंड 120 डेज तक सर्वाइव करते हैं। वहीं बोन सेल्स हर 10 साल में रिप्लेस होते हैं। देन इफिथिकल सेल्स लाइनिंग द गट सिर्फ 5 दिन चलते हैं। वहीं अगर हम गट सेल की बात करते हैं, एवरेज लाइफ 15 ईयर्स होती है। लिवर सेल हर 1 से 2 साल में रिप्लेस होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा सेल का, कह सकते हैं कि सेल जो है वो एंडलेसली नहीं चलते हैं। सभी जो डिफरेंट हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं ना, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो फिर अब हम आगे देखते हैं सेल प्रोडक्शन एंड सेल का डेथ। तो मतलब क्या होगा, सेल कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा और कहीं ना कहीं सेल का डेथ भी हो रहा होगा। जब हम बच्चे होते हैं तो नई सेल लगातार बनती है और मरे हुए सेल से ज्यादा होती है। जब हम अडल्ट होते हैं तो नई सेल और मरने वाली सेल बराबर होती है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो नई सेल मरने वाली सेल से कम होती है। तो ये जो हमारा होता है सेल का प्रोडक्शन और सेल का डेथ, ये कंटिन्यूअसली हमारा चलता रहता है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सेल प्रोडक्शन एंड डेथ। ये हमको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। अब आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के वीडियो में हमने बेसिक जो चीज़ें डिस्कस की, उसको हम अपना जो माइंड में बनाए हैं, एक बार उससे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सबसे पहले देखा। उसमें हमने क्या देखा, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ किससे बनते हैं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। इसकी बहुत सारी चीज़ें मैंने अंदर की लिख रखी हैं, जो आपने अगर लर्न करनी है तो इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपके पोर्शन का नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया, वो डिस्कस किया सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने क्या डिस्कस किया, इंटरफेस G1, S और G2। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन फिर कई बार ग्रो करने के बाद, सेल डिवाइड होने के बाद रेस्ट में चले जाएं या नेक्स्ट स्टेज में जाएं, ये यहाँ पे डिसाइड होता है। कुछ नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, कुछ रेस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारा ये प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाता है। ये हमारा पूरा प्रिपरेशन स्टेज ही होता है। ये हमारा एक्चुअल में होता है, जिसमें हमारा सेल का डिवीजन हो रहा होता है। देन हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म भी वर्क करता है। ये कंट्रोल मैकेनिज्म और एम फेज थोड़ा बहुत ही आपके पोर्शन में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन से रिलेटेड सारे टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।